हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसको हमने बेटा डेडिकेट किया था सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। सो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स करेंगे। और जैसा कि बच्चों आप देख भी सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स भी दिए होंगे। तो ज़रूर बेटा आप उन सवालों की भी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे वो सवाल बने या नहीं बने। सो आज का बेटा अपन अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है। इसमें कई सारे हमारे पास ग्राफ आएंगे, ठीक है ना। इसमें अलग तरीके के बेटा बहुत सारे हमारे पास ग्राफ आएंगे, तो थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे जो बेटा पहला हमारे पास ग्राफ आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स में, कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। मान लीजिए आपके पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है y क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अब अगर आप ध्यान से बेटा देखेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, क्या मैं इस अंदर वाले साइन इनवर्स x को थीटा बोल सकता हूँ क्या? तो अगर मैं बेटा इसको साइन इनवर्स x को ध्यान से देखिएगा थीटा बोल रहा हूँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और ये लिखा क्या हुआ है, बेसिकली ये साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, थीटा ही तो लिखा हुआ है, क्योंकि इस पूरी चीज़ को मैंने थीटा माना था। और साइन थीटा क्या आ रहा है, x आ रहा है। मतलब कि ये जो रिलेशन लिखा है ना, ये जो रिलेशन बेटा आपके पास लिखा है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये जो आपके पास रिलेशन लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये आप जब सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व होके x ही आएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व होके x ही आएगा, मतलब आपके पास y इक्वल टू x लिखा हुआ है, y इक्वल टू x लिखा हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बच्चों बात है, वो बात ये है कि क्या ये हर वैल्यू के लिए सही है या कुछ पर्टिकुलर इसके लिए वैल्यूज़ हैं जो हमको लेनी पड़ेंगी। तो आप बच्चों ये समझिए कि ओरिजिनल सवाल क्या था, ओरिजिनल सवाल था y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। क्योंकि ये x जो है वो साइन इनवर्स के पास लिखा है, ये जो x है वो लगा किसके साथ है, साइन इनवर्स के साथ। तो अगर बेटा ये साइन इनवर्स के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि यार डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा, जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ है वो मेरे पास आ जाएंगी क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, क्योंकि मैं तो पढ़ के आया हूँ कि साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 आता है। अब अगर साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 आता है तो ये जो साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स x क्या वैल्यूज़ लेगा, ध्यान से देखो। ये साइन इनवर्स x लेगा, ये वाला जो साइन इनवर्स x है ये वैल्यूज़ लेगा -π/2 से π/2। सोच लो आराम से, अगर x है साइन इनवर्स के आगे, मतलब साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट बेटा अगर x लिखा है, तो इस पूरे सवाल का डोमेन क्या आ गया, -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 आप रख सकते हो। और जैसे ही मैं साइन इनवर्स करूँगा -1 से 1 का, तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरी चीज़ की वैल्यू आएगी -π/2 से π/2। और साइन ऑफ -π/2 से π/2 क्या होता है, -1 से 1 होता है। साइन ऑफ -π/2 से π/2 क्या होता है, -1 से 1 होता है। मतलब कि, और वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये जो सवाल है ये रिड्यूस होके हो रहा है y इक्वल टू x। ये जो सवाल है वो रिड्यूस होके हो रहा है y इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे आप यहाँ से समझो कि देखो, अगर आपने डोमेन -1 से 1 बोला है तो y इक्वल टू x जो एक होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ है बच्चों, -1 से 1 में, सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 में। और जब आप x को -1 से 1 मूव कराएंगे तो y भी देखो कहाँ से कहाँ मूव होगा। अगर x -1 से 1 मूव होगा तो y भी -1 से 1 मूव होगा। तो वही तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि अगर x -1 से 1 था तो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 जाएगा, और साइन के साथ अगर -π/2 से π/2 है तो फाइनल आंसर -1 से 1 आएगा। तो डोमेन आ जा रहा है मेरे पास -1 से 1, और रेंज आ जा रहा है क्या, रेंज आ जा रहा है बच्चों -1 से 1, दोनों ही ये आ रहा है। मतलब कि इसका जो आप बेटा अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ y इक्वल टू x वाली लाइन तो ज़रूर होगा, ज़रूर ये बात सही है कि ये y इक्वल टू x वाली लाइन होगा। लेकिन बेटा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ ओनली ट्रू बिटवीन -1 एंड 1। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी सिर्फ और सिर्फ तब ये बात सही है। और y का भी जो मूवमेंट होगा वो -1 से 1 में ही होगा। आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x वाला, ये स्ट्रेट लाइन इतने में बंधा हुआ है,
ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों ये इतने में बंधा हुआ है। अब इस पे मान लीजिए आपके पास बेटा मैं एक सवाल बोल दूं, इस चीज़ को समझाने के लिए मान लो मैं आपको बेटा एक सवाल दे दूं कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एक फंक्शन है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और जी एक्स है एक्स। आर दीज टू फंक्शंस आइडेंटिकल? क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं होंगे। बोथ ऑफ दीज फंक्शंस विल नॉट बी आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि हमने फंक्शंस में ये बात पढ़ी थी कि दो फंक्शंस को आइडेंटिकल सिर्फ और सिर्फ तब कहा जाता है जब उनका डोमेन भी सेम हो, रेंज भी सेम हो और उनका ग्राफ भी बिल्कुल एक जैसा ही बन रहा हो। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि देखिए डोमेन आपके पास अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -1 से 1, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो है बेटा ये दोनों ग्राफ आइडेंटिकल नहीं है ना, बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब इसके बाद अगर बेटा आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझनी हो, बहुत ध्यान से आप इसकी देखिए प्रॉपर्टीज समझिएगा बेटा। प्रॉपर्टीज आप इसकी देख सकते हैं कि यार ऑब्वियसली ये ए पीरियोडिक होगा। ए पीरियोडिक क्यों होगा? क्योंकि रिपीट तो हो ही नहीं रहा, ग्राफ रिपीट तो हो ही नहीं रहा, ग्राफ इतने में बंधा हुआ है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है कि क्योंकि ये ग्राफ मेरा बंधा हुआ है, इसका मतलब दिस मस्ट बी अ बाउंडेड फंक्शन। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बच्चों क्या होगा? एक बाउंडेड फंक्शन होगा। ये बात भी हमको समझ में आती है। तीसरा, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, सिंस दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये एक ऑड फंक्शन भी होगा, है ना, ये एक ऑड फंक्शन भी होगा। बहुत आसान से बेटा पॉइंट्स है, बहुत इजी से अपने पास पॉइंट्स हैं, बस यही अपने को समझ के चलना है। अब अगर बेटा हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स हो चुका है तो अगला जो ग्राफ है, अगला ग्राफ हमारे पास है बेटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। टोटल ऐसे में अभी आपको 12 ग्राफ करवाऊंगा बेटा। आज के अपन लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कम से कम 8 से 10 अपन कर पाएँ। अगर सारे के सारे 12 कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 ग्राफ हम आज के लेक्चर में कर लें, ये अपन पूरा का पूरा बेटा प्रयास करने वाले, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ हूँ, ज़रूर उससे बेटा आप सॉल्व करके देखिएगा सवालों को और मुझे कमेंट से बताइएगा अभी कि आपसे वो सवाल सॉल्व हुए या नहीं। फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर बेटा मेरे पास कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं अंदर वाली चीज़ को थीटा मानूँ तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने माना है थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स। और ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये कॉस थीटा ही तो लिखा हुआ है, कॉस ऑफ थीटा ही तो लिखा हुआ है, तो मतलब ये एक्स ही लिखा है। ये जो लाइन है, ये जो आपके पास बेटा ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज एज गुड एज y इज इक्वल टू एक्स। एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही है, रिड्यूस होके y इक्वल टू एक्स ही बन रहे हैं। लेकिन अगेन सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है कि क्या ये सारे x के लिए वैलिड है या ये कुछ x के लिए वैलिड है, ठीक है ना। सवाल मेरा उठता है बच्चों कि क्या ये सारे के सारे x के लिए वैलिड है या कुछ पर्टिकुलर x की वैल्यूज हैं जिसके लिए वैलिड है। तो मैं आपको बेटा इसमें ये बोलूँगा कि देखिए डोमेन क्या है। डोमेन अगर आप देखेंगे तो x है कॉस इनवर्स के आगे, और कॉस इनवर्स के आगे मैं सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 रख सकता हूँ। तो मेरा जो डोमेन आया बेटा वो आ गया -1 से 1, दिस इज अवर डोमेन। अब आप देखो x अगर -1 से 1 में मूव करेगा तो ये कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 0 से पाई। अगर x -1 से बच्चों 1 पे मूव करेगा तो कॉस इनवर्स x कहाँ पे मूव करेगा? याद करो कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता था? 0 से पाई। मैं बार बार बेटा कई दफ़े सेम चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ तो क्योंकि जितनी बार मैं बोलूँगा आपको बेटा थोड़ा रिकॉल होता जाएगा। आप रिकॉल करते जाएंगे, आपके माइंड में इंप्रेशन बनता जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। साइन इनवर्स का जो रेंज होता था वो होता था -π/2 क्लोज्ड से π/2 क्लोज्ड। कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है दैट इज 0 क्लोज्ड से पाई क्लोज्ड, ठीक है। अब अगर मेरे पास आ गया कॉस ऑफ 0 से पाई,
तो कॉस ऑफ 0 से पाई अगर आप लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आपका जो आएगा बेटा वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 से 1। अगर आप कॉस को मूव कराओगे 0 से पाई में, देख लो आप कॉस का ग्राफ, अगर आप कॉस को बेटा मूव कराओगे 0 से पाई में, तो 0 से पाई में जब आप इसको मूव कराएंगे तो 1 से लेकर -1 तक सारी ही वैल्यूज आप देख सकते हैं। देखो ये सारी ही वैल्यूज मिल रही हैं, ये सारी ही वैल्यूज इसको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो फाइनली रेंज क्या आ गया? -1 से 1, जो आप डायरेक्टली यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन रिड्यूस होकर y = x का फॉर्मेट बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर x -1 से 1 मूव करेगा, अगर x -1 से 1 मूव करेगा और ये स्ट्रेट लाइन है तो y भी -1 से 1 मूव करना चाहिए। तो यहाँ से बेटा देखिए, आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे, आप जब बच्चों इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि ये y = x वाली एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन ये भी हमेशा नहीं है बेटा, ये भी हमेशा नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ये भी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है। जब x -1 से 1 के बीच में मूव करेगा तो आप देख सकते हैं y भी -1 से 1 के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी भी बेटा प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है। ए पीरियोडिक है ये भी, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रहा। ए पीरियोडिक के बाद आप देख सकते हैं ये भी बाउंडेड है। तीसरा आप देख सकते हैं बेटा ये भी एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या है? एक ऑड फंक्शन है। मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूं कि यार fx एक ग्राफ है, fx एक ग्राफ है और fx का इक्वेशन लिखा हुआ है sin इनवर्स x, और gx एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है cos इनवर्स x, और hx एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है x। ये तीन हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं। अब आप सोच के देखो बेटा, ये ऊपर वाले जो दोनों फंक्शन है, ये ऊपर वाले दोनों फंक्शन तो आइडेंटिकल होंगे। ऊपर वाले बेटा जो दोनों ही फंक्शन है वो आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि sin इनवर्स x और cos इनवर्स x अगर आप लेंगे तो आप जरा सोच के देखिए, sin इनवर्स x अगर आप बोल रहे हैं तो डोमेन, इसका डोमेन क्या है? -1 से 1, इसका भी डोमेन क्या है? -1 से 1। और ये पूरे के पूरे fx का रेंज क्या आ रहा है? पूरे के पूरे fx का रेंज भी बेटा -1 से 1 आ रहा है। ये पूरे के पूरे gx का रेंज भी क्या आ रहा है? -1 से 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे, अगर आप बेटा चेक करेंगे fx और hx को, तो fx और hx बेटा आइडेंटिकल नहीं है। fx और hx आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन -1 से 1 है और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। वैसे बेटा अगर आप चेक करेंगे gx और hx को, तो gx और hx भी बच्चों आइडेंटिकल नहीं है। gx और hx भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं है? क्योंकि इसका डोमेन -1 से 1 है और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ आसान से मैं आपको ग्राफ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इनका बेटा आप फील लेते हुए चलिए, इन चीज़ों को समझते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी बेटा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ और सिर्फ बेटा लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सारा का सारा ITF आपके टिप्स पे होगा, ठीक है। बस आप ध्यान से बेटा चलिए। साथ साथ मैं ये भी चेक करते चल रहा हूँ कि मैं आपको सारी रेलेवेंट जो भी बेटा थ्योरी है वो मैं आपको करवाते जाऊँ, ठीक है ना। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई भी हमारा पॉइंट स्किप हो, ठीक है। आप बस बढ़िया से बेटा नोट्स बनाओ, पढ़ते चलो बढ़िया से। तो बेटा अगला ग्राफ अपना बनाने के पहले अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम अपना नेक्स्ट ग्राफ बना पाएँ। 2 ग्राफ हम कर चुके हैं, ठीक है। आज जितने ग्राफ हो पाएंगे बेटा मैक्सिमम, आज जितने ग्राफ हो पाएंगे वो अपन करेंगे। शुरू के जो 6 ग्राफ हैं बेटा, जो शुरू के 6 ग्राफ हैं वो बहुत आसान है, लेकिन जो बाद के 6 ग्राफ हैं वो थोड़े से बेटा डिफ़िकल्ट है, बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। शुरू के जो 6 ग्राफ है वो बहुत ही ईजी है। थर्ड हमारे पास है बच्चों y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x। अब अगर बेटा मुझे tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो अगेन मैं आपको क्या बोलूँगा कि इसको आप थीटा मानिए। तो अगर हम tan इनवर्स x को थीटा मानते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा। अगर हम बेटा tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan थीटा। और ये जो tan थीटा लिखा हुआ है, बेसिकली ये tan थीटा क्या है? x ही है। मतलब कि मुझे अगर लिखा जाए y = tan इनवर्स x, या अगर बेटा मुझे बोल दिया जाए y = x, तो ये दोनों का मतलब तो एक ही है।
रिड्यूस होके तो देखो वही बन रहा है, लेकिन इसमें भी हमें डोमेन और रेंज चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए डोमेन और रेंज क्या है। तो आप बेटा याद करिए कि tan इनवर्स x जो होता था, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता था बेटा, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता था वो होता था x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। याद करो, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता था वो होता था x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आपको जो भी x रखना होता था आप वो रख सकते थे। और इसका जो रेंज होता था tan इनवर्स x का रेंज, tan इनवर्स x का बच्चों रेंज आता था फ्रॉम -π/2 ओपन से π/2 ओपन। tan इनवर्स x का बेटा आपके पास रेंज आता था फ्रॉम -π/2 ओपन से π/2 ओपन, ठीक है। और अगर tan का आप मूवमेंट करा रहे -π/2 से π/2 में, तो ओवरऑल जो y का रेंज आएगा, y का रेंज भी क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स आएगा, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं y = x से भी। तो ये बेटा आपके पास अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका बच्चों ग्राफ बनाओगे तो ये जो है ये भी आपके पास y = x वाली लाइन है। इसको अगर आप बेटा सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास सॉल्व होके y = x वाली ही लाइन आ रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि आपने x को ऑल रियल नंबर्स बोला है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हर जगह डिफाइंड है। जैसे पिछले वाले जो दो हमारे पास बेटा ग्राफ थे, पिछले वाले दोनों ग्राफ कन्फाइंड थे -1 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि x क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन आप बेटा ध्यान से अगर समझेंगे, प्रॉपर्टीज देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ए पीरियोडिक है, ये ए पीरियोडिक है, ये आपको दिखाई दे ही रहा है दैट दिस इज ए पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन तो है नहीं। ये जो है बेटा दिस इज अनबाउंडेड। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका रेंज इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका रेंज इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये अनबाउंडेड है। पिछले वाले जो दोनों थे वो बाउंडेड थे। क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है बेटा, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, देन दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। सिंस दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। सिमिलरली मान लो अगर मैं लिख दूं f(x) एक फंक्शन है tan इनवर्स x, और gx बेटा एक फंक्शन है विच इज x। ये दोनों ही फंक्शन आइडेंटिकल है, बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि f(x) = अगर मैं tan इनवर्स x लूंगा तो उधर भी तो यही ग्राफ बन रहा था, यही तो मेरे पास ग्राफ बन रहा था। और अगर मैं बाहर gx = x लूंगा तो ये भी सिंपल यही वाला तो ग्राफ बनेगा। जो बेटा मुद्दे की बात है ना समझने की, जो मुद्दे की बात है बेटा समझने की, वो ये है कि अंदर अगर इन्वर्स वाला फंक्शन है और बाहर अगर नॉर्मल फंक्शन है, अगर बेटा अंदर इन्वर्स वाला फंक्शन है और बाहर अगर नॉर्मल आपके पास फंक्शन है, तो आपको डोमेन ढंग से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन में कुछ ना कुछ कन्फाइनमेंट हो सकता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बेटा कन्फाइनमेंट हो सकता है डोमेन में, तो उसको आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब tan इनवर्स x के बाद बेटा, tan इनवर्स x के बाद अपन बात करते हैं cot इनवर्स x की, cot इनवर्स x, ठीक है। इसे क्लियर कर लेते हैं। सिमिलर बेटा ग्राफ है, इजी ग्राफ है। शुरू के 6 ग्राफ में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन उसके बाद के जो बेटा 6 ग्राफ है उसमें तकलीफ आती है बच्चों को, है ना, उन्हें सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। तो अपन ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ईजिली अपन ये सारी चीज़ें करवा पाएँ। 3 हमने बेटा ग्राफ कर लिए हैं, अब 4th हम ग्राफ देखते हैं। 4th हमारे पास है y = cot of cot इनवर्स x, y = cot of cot इनवर्स x। अब अगर बेटा आप cot of cot इनवर्स x लेंगे तो अगेन इसमें भी देखिए, अगर मैं अंदर वाली चीज़ को थीटा मानता हूँ तो cot इनवर्स x को मैंने थीटा माना है, तो यहाँ से x आ जाएगा cot थीटा। ये जो cot थीटा लिखा है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो y = cot of cot इनवर्स x है, ये रिड्यूस होके y = x ही तो बन रहा है। अब इसका भी मुझे डोमेन और रेंज चेक करना पड़ेगा। तो आप याद करो x जो होता है cot इनवर्स के आगे, cot इनवर्स के आगे भी बेटा जो आपका पास डोमेन होता है वो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। इसमें भी cot इनवर्स का भी बेटा जो डोमेन होता है दैट इज ऑल रियल नंबर्स। और cot इनवर्स का जो रेंज होता है, cot इनवर्स का रेंज होता है 0 ओपन से पाई ओपन।
ठीक है ना। कॉट इनवर्स का बेटा रेंज होता है 0 ओपन से पाई ओपन, जैसे कि tan इनवर्स का रेंज होता था -π/2 ओपन से π/2 ओपन, उसी तरीके से कॉट इनवर्स का बेटा जो रेंज आता है दैट इज 0 से पाई ओपन। अब अगर कॉट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो ओवरऑल y का रेंज क्या आ जाएगा, y का रेंज भी ऑल रियल नंबर आ जाएगा, जो कि आप यहां से भी बेटा देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है ना, y का भी जो रेंज हमारे पास आएगा वो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही बेटा ये वाली चीज़ मेरे पास आई, जैसे ही बेटा ये वाली मेरे पास चीज़ आ गई, यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से बेटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अगर बेटा मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसके ग्राफ में बेटा मुझे ये बात समझ में आती है कि यार y = x वाली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये भी y = x वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आप क्योंकि देख सकते हैं कि ये हर जगह डिफाइंड है, ये आप देख सकते हैं बेटा डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स है, तो हर जगह अगर डिफाइंड है तो कोई इशू की बात ही नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। तो दिस इज एपीरियोडिक, रिपीट तो हो नहीं रहा, दिस इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि y आपको इनफाइनाइट तक मिल रहा है, दैट इज वाई इट इज अनबाउंडेड। एपीरियोडिक हो गया, अनबाउंडेड हो गया। थर्ड, इट इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, देयरफॉर दिस इज एन ऑड फंक्शन। अब बेटा अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो देखिए f(x) अगर मैं आपको लिख दूं tan इनवर्स x, gx बेटा मैं आपके लिए लिख दूं cot इनवर्स x, hx मैं आपके लिए लिख दूं x। तो ये तीनों ही फंक्शंस आइडेंटिकल है, ये तीनों के बेटा तीनों फंक्शंस क्या हैं, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ऑल दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। क्यों, क्योंकि ये हर जगह डिफाइंड है। क्यों है बेटा आइडेंटिकल फंक्शन, बिकॉज दे आर डिफाइंड एवरीवेयर, ये हर जगह डिफाइंड है, इस वजह से बेटा दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला जो हमारे पास ग्राफ है, हमारा बेटा नेक्स्ट ग्राफ है कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। हमारा जो नेक्स्ट बेटा ग्राफ आएगा दैट इज कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो उसको बनाने के पहले अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाले बेटा जो ग्राफ हैं थोड़े से आसान है, अपने को ज़्यादा समय लगेगा 7th ग्राफ से। ये जो शुरू के हैं ये तो इजी हैं, ठीक है। 5th हमारे पास है बेटा y = कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसको आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब अगर हम कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की बेटा बात करें, इस पूरे को अगर मैं थीटा मानता हूँ तो कोसेक इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है, तो एक्स आ जाएगा कोसेक थीटा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास कोसेक थीटा, और ये लिखा क्या हुआ है, ये कोसेक थीटा ही लिखा हुआ है, मतलब ये भी सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स जो है ये y = x जैसी तो लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा डोमेन और रेंज का, इसमें गलतियाँ होती हैं। अगर आप कोसेक इनवर्स की बात करें बेटा, तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है mod x > 1। याद करो, कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है mod x > 1। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका मतलब होता है। और इस पे जब आप कोसेक इनवर्स का रेंज निकालेंगे, क्योंकि x के आगे कोसेक इनवर्स लिखा है, तो अगर आप कोसेक इनवर्स का रेंज निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स का बच्चों रेंज होता है फ्रॉम -π/2 क्लोज्ड से 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से π/2 क्लोज्ड। यह आ जाता है हमारे पास क्या, कोसेक इनवर्स का रेंज। और जैसे ही बेटा हमने ये लिख लिया, अब कोसेक ऑफ दिस थिंग आपसे पूछा जा रहा है, कोसेक ऑफ आपसे बेटा ये वाली चीज़ पूछी जा रही है, तो आप अगर देखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वो आप ऐसे यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर x 1 या उससे बड़ा है या -1 या उससे छोटा है, तो y भी तो 1 या उससे बड़ा है या -1 या उससे छोटा होगा। बहुत ईजी सी बात है। तो इसका बेटा जो ग्राफ होगा ना वो थोड़ा सा समझने वाला ग्राफ होगा। आपको बेटा देखो ये एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो x है
वो 1 या उसके बाद है या -1 या उसके पहले है। मतलब कि ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। ये जो बीच का हिस्सा होगा ना, ये जो बेटा बीच का हिस्सा होता y = x वाली लाइन का, ये बीच का हिस्सा गायब है, दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज नॉट प्रेजेंट, ये बीच वाला हिस्सा इज नॉट प्रेजेंट। आपका लाइन इधर से है और इधर से है, बीच में आपका लाइन नहीं है। वैसे ये जो y की वैल्यू है ये 1 है और ये -1 है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा इसमें भी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ए पीरियोडिक है, दिस इज ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक के बाद आप क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अनबाउंडेड। ये सारी की सारी बेटा चीज़ें इसमें लाई करेंगी, ठीक है ना, ये सारी की सारी ही चीज़ें इसमें बेटा लाई अपने लिए करवाएंगी, ठीक है। बहुत आसान सा बेटा पॉइंट्स है, ठीक है। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x भी बहुत आसान सा है, सिर्फ जो समझने वाली बात है आपके लिए वो ये है कि यार ये बीच का हिस्सा गायब होता है और y = x वाली लाइन तो होगी लेकिन वो 1 के बाद होगी और -1 के पहले होगी, ठीक है। लास्ट बेटा हम 6वां ग्राफ देख लें जो आसान है, दैट इज सेक ऑफ सेक इनवर्स x। लास्ट जो हमारे पास ग्राफ है, जो इजी ग्राफ है, दैट इज सेक ऑफ सेक इनवर्स x। उसके बाद बेटा अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, उसके बाद के जो ग्राफ्स हैं उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इनके कंपैरिजन में वो डिफ़िकल्ट हैं। तो हमारे पास जो हमारा बेटा 6th ग्राफ है, 6वां वाला बेटा जो ग्राफ है हमारे पास, दैट इज y = सेक ऑफ सेक इनवर्स x, y = सेक ऑफ सेक इनवर्स x। अब अगर बेटा y = सेक ऑफ सेक इनवर्स x बोला जा रहा है, सेम अप्रोच, इसको हम थीटा मानेंगे। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो सेक इनवर्स x का वैल्यू थीटा होगा, तो x विल बी इक्वल टू सेक थीटा, ये मेरे पास आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा लिखा हुआ है, मतलब दिस इज एज गुड एज x। तो मैं बोल सकता हूँ कि y = सेक ऑफ सेक इनवर्स x जो होता है वो रिड्यूस होके y = x ही बनता है, वो रिड्यूस होके y = x ही बनता है। तो यहाँ पर अब बेटा देखो मुझे क्या चीज़ समझ में आएगी, यहाँ पर बच्चों मुझे ये बात समझ में आती है कि यार डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज। तो आप बेटा इस बात को समझिए कि सेक इनवर्स के आगे, सेक इनवर्स के आगे जो डोमेन होगा, डोमेन तो वही होगा mod x > 1, विच मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, डोमेन तो यही है। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो सबसे पहले सेक इनवर्स का बेटा रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स का रेंज होता है जैसे कॉस इनवर्स 0 से पाई में होता है, वैसे सेक इनवर्स भी 0 से पाई में होता है एक्सेप्ट π/2। तो इसका बेटा रेंज आ जाएगा 0 क्लोज्ड से π/2 ओपन यूनियन π/2 ओपन से पाई क्लोज्ड, ये आपके पास आ जाएगा। और सेक ऑफ दिस क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है, सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी का बेटा जब आप सेक करोगे, देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो मैंने π/2 पे ओपन क्यों रखा है, क्योंकि सेक ऑफ π/2 डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं डिफाइंड होता, क्योंकि कॉस ऑफ π/2 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का बच्चों 0 होता है, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका सेक अनडिफाइंड होगा। इसीलिए तो देखो π/2 पे ओपन आ रहा है, इसीलिए π/2 पे ओपन आ रहा है। तो जैसे ही बेटा आप सेक ऑफ दिस क्वांटिटी करोगे तो अगेन y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। जो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यार है तो y = x वाली स्ट्रेट लाइन ही, तो जो वेरिएशन x में आएगा वही वेरिएशन तो y में भी आएगा, क्योंकि y = x है, स्ट्रेट लाइन तो वही है। ग्राफ इसका भी बेटा सिमिलर बनेगा जैसा पिछला वाला बना था। देखिए इस बात को आप याद रखिए, जैसा आपके पास ग्राफ बना साइन इनवर्स में वैसी कॉस इनवर्स में ग्राफ आया, फिर जैसा आपके पास ग्राफ बना टैन इनवर्स में वैसी कॉट इनवर्स में आपके पास ग्राफ आया, और जैसा आपके पास ग्राफ पिछले में कोसेक इनवर्स में बना था वैसा ही ग्राफ आपके पास बेटा सेक इनवर्स में भी आएगा। ये जो -1 से 1 वाला हिस्सा है बेटा ये वेकेंट रहेगा और उसके आगे हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना हुआ होगा। ये जो बीच का हिस्सा होता, जहाँ पे अभी मैं आपको डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये खाली पड़ा, ये बीच का बच्चों हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इसके इधर लाइन है और इसके इधर लाइन है, तो अगेन ए पीरियोडिक तो है ही, ए पीरियोडिक के अलावा ऑड भी है और अनबाउंडेड भी है। ए पीरियोडिक भी है, ऑड भी है और अनबाउंडेड भी है। और अगर आप सोच के देखेंगे
तो अगर मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और जी एक्स एक फंक्शन है विच इज कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो 100% आप बोल सकते हैं दैट बोथ ऑफ दीज फंक्शंस विल बी आइडेंटिकल। ये दोनों के दोनों बच्चों जो फंक्शंस होंगे ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास बेटा चीज़ आ गई है। अब जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और मैं भी आपको बेटा बहुत ही डिटेल में मैं भी आपको वो चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि उसमें एरर होता है, ठीक है ना। उसमें बेटा एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और फिर ढंग से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ को। तो बच्चों अब वो 6 ग्राफ के बाद 7th ग्राफ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है बेटा और डिफ़िकल्ट भी, यहाँ से इम्पॉर्टेंट भी और डिफ़िकल्ट भी है। नेक्स्ट ग्राफ इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ये बेटा डिफ़िकल्ट है। जब तक साइन ऑफ साइन इनवर्स था तब तक आसान था। साइन ऑफ साइन इनवर्स सोच के देखो, जब बेटा मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा था, साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो देखो इसमें जो आपका डोमेन था वो बंद गया था -1 से 1 के बीच में। इसमें आपका डोमेन -1 से 1 के बीच में बंद गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो बेटा डोमेन आपका बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं है, तो इसमें तो बेटा मेहनत लगेगी आपको ठीक ठाक। इसमें आपको बेटा देखो ठीक ठाक मेहनत लगेगी। क्यों मेहनत लगेगी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आप बेटा अगर ध्यान से समझेंगे तो यार साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स की वैल्यूज़ होती हैं -1 से 1 तक। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक। और साइन इनवर्स के अंदर मैं रख भी क्या सकता था, साइन इनवर्स के अंदर बेटा मैं रख भी -1 से 1 सकता था। इसका मतलब जब मैं साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 रखूँगा तो y का मुझे रेंज क्या मिल जाएगा, -π/2 से π/2। y का मुझे रेंज क्या मिल जाएगा, देखो जब आप जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1 से 1 बोलोगे तो y का आपको रेंज मिल जाएगा -π/2 से π/2। और क्योंकि साइन एक्स हमेशा ही -1 से 1 होता है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे इसके लिए आपको बेटा ग्राफ भी बनाता हुआ चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैं ग्राफ भी बनाता हुआ चलूँगा ताकि आपको बेटा क्लैरिटी रहे। देखो ये वाली डॉटेड लाइन एक बना लेते हैं ऊपर, ये वाली एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं नीचे। इसमें बेटा आप अगर ध्यान से सोचेंगे, देखो ये 0 वाली लाइन है, ये वाली लाइन है बेटा y इज इक्वल टू π/2, ये वाली लाइन है बेटा y इज इक्वल टू -π/2। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, तो इसी के बीच में चलेगा। अब समझने वाली बात ये है कि इसके बीच में तो चल रहा है, लेकिन हमेशा ही क्या है, इसके बीच में चल रहा है लेकिन हमेशा ही इसके बीच में है, लेकिन हमेशा ही वो बेटा ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, सबके लिए डिफाइंड है वो। तो देखो यहाँ पर अगर आपके पास बेटा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपके पास लिखा हुआ है। अगर आप बच्चों इस साइन एक्स को मान लीजिए थीटा बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ये लिखा हुआ है। और आप देख लीजिए, अगर आपने साइन एक्स को बेटा, अगर आपने साइन एक्स को थीटा माना है तो x का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स थीटा। और अगर x का वैल्यू साइन इनवर्स थीटा आएगा, इसका मतलब ये जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, वो बेसिकली y इक्वल टू एक्स के ही तो बराबर आ रहा है अभी भी वही जो लास्ट में हम जो पिछले वाले 6 पॉइंट्स में हम कर रहे थे, है अभी भी वही। लेकिन ये चीज़ जो बेटा मैंने की है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इस बात को ध्यान से समझो। y आपका है बेटा, y क्या है, y है साइन इनवर्स वाला एक फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये समथिंग है, कुछ भी है। तो अगर y है साइन इनवर्स वाला फंक्शन और अगर साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो y किसी भी कीमत में -π/2 से π/2 के बाहर नहीं जा सकता। ये इसका मतलब कि अगर साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, तो y किसी भी कीमत में इसके बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आपने y इक्वल टू एक्स लिखा भी है
और अगर आप बोल रहे हो कि यार y आपका फंसा हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि वो साइन इनवर्स वाला फंक्शन था, इसका मतलब ये बात 100% श्योर है कि x को भी इतने में फंसा हुआ होना पड़ेगा। ये y = x सिर्फ और सिर्फ तब हो पाएगा। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूँ, देखो ये आपके पास है बेटा -π/2, ये आपके पास है π/2, तो -π/2 से π/2 तक तो बेटा ये कैसा है, y = x वाला एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से -π/2 से π/2 तक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, y = x वाला, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन ऐसे बना देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये y = x वाली एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन -π/2 टू π/2। पर मुझे तो ये बोला जा रहा था कि x हर जगह डिफाइंड है, मुझे ये बोला जा रहा था कि x हर जगह डिफाइंड है, मतलब x इनके आगे भी डिफाइंड होना चाहिए। x तो हर जगह डिफाइंड है, और x अगर -π/2 से π/2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ तब ये लाइन है y = x वाली लाइन। उसके बाद कैसी लाइन होगी, उसके बाद कैसी लाइन होगी? तो बेटा अब मैं आपको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं किस तरीके से sin x को लिख सकता हूँ 4 क्वाड्रेंट्स में, आप मुझे बताइए। जैसे अगर मान लीजिए, अभी लिखना कोई भी मत, जो भी बच्चे बेटा वीडियो को सुन रहे हैं लिखिएगा कोई भी मत, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसमें गलतियाँ होती है, तो सिर्फ ध्यान से सुनिए। आपके पास बेटा देखो, अगर इन 4 क्वाड्रेंट्स की हम बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में आप क्या लिखते हैं बेटा, sin x को sin x ही लिखते हैं। जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं तो आप sin x को लिखते हैं sin of π-x। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा आप sin x को लिखते हैं sin of π-x। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा अगर आपको sin x लिखना है तो देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में हम तो क्या पढ़ते थे, sin of π+x पढ़ते थे, लेकिन sin of π+x तो क्या होता है, -sin x होता है। sin of 180 + थीटा तो -sin थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ sin of -π+x, ऐसा लिखने से चलेगा क्या? क्योंकि देखो sin of -θ इज -sin थीटा, तो एक माइनस बाहर आ गया, और फिर sin of π+x इज -sin x, तो एक और बाहर माइनस आ गया, तो 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये sin x ही आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 2π-x लिखते हैं, लेकिन sin of 2π-x क्या होता है, sin of 2π-x होता है बच्चों -sin x। तो क्या sin x लिखने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, sin of x - 2π। बहुत ध्यान से सोचना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको समझाऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा। लेकिन ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x तो sin x ही है, अगर कोई सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, π-x के फॉर्म में। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर कोई होगा तो -π और -x, और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो x - 2π। इस फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं। इसके बाद बेटा जब आप चौथे क्वाड्रेंट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, जो वहाँ से अपन ने मिटाया था यहाँ लिख देते हैं, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है। अब अगर आप 5वें क्वाड्रेंट में आते हो, मतलब दोबारा घूम के आप यहीं पहुँच गए, तो 2π ऐड होने लग जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin of 2π+x लिख सकता हूँ क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये सिर्फ याद करने का तरीका है, समझते चलो। क्या इसको मैं 2π+x लिख सकता हूँ, तब भी तो वही आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, sin of 3π-x। सोच के देखो, ये भी वही आएगा, sin x ही आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin of -3π+x, और उसके बाद sin of x - 4π। मतलब जहाँ पे 2π था वहाँ 2π में मैंने 2π और जोड़ दिया। जहाँ पर भी 2π था, देखो पाई में 2π जुड़ा तो 3π हो गया, फिर ये वाले पाई में 2π जुड़ा तो माइनस के साथ 3π हो गया, फिर ये वाले 2π में 2π जुड़ा तो माइनस के साथ 4π हो गया। मैं 2π बस ऐड कर दिया। मैंने ये क्यों किया मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो मैं बॉक्सेस भी बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ अभी आपको बेटा समझ में आएगा। ये मैंने 4 बॉक्सेस भी बनाए हैं, क्यों बनाए हैं अभी आपको बेटा ध्यान से समझ में आएगा। देखो, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें लेके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास होता साइन इनवर्स साइन 1, मान लीजिए होता मेरे पास साइन इनवर्स साइन 1।
तो साइन इनवर्स साइन 1 का आप आंसर क्या बोलते बेटा? 1 बोलते। साइन इनवर्स साइन 1 का आप आंसर क्या बोलते? 1 बोलते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार -π/2 से π/2 तक में तो y = x ही होता है, और साइन इनवर्स की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती थी? साइन इनवर्स की बेटा जो वैल्यू होती थी वो हमेशा, बहुत ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज के बीच में ही आती है, तो 1 आ सकती है। अब मान लो अगर मैंने आपको सवाल दिया साइन इनवर्स साइन 2, मान लो अगर बेटा मैंने आपको बोला साइन इनवर्स साइन 2, तो साइन इनवर्स साइन 2 क्या होता है? इसको तुम 2 नहीं बोल सकते, 2 गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 2 को बेटा आप 2 नहीं बोल सकते। कायदे से तो आपको लगता है ना कि यार y = साइन इनवर्स साइन x, तो हमेशा ही y = x के बराबर है, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2 इज नॉट 2। भला साइन इनवर्स की वैल्यू कभी 2 आ सकती है क्या? साइन इनवर्स तो हमेशा ही π/2 से छोटा होता था, साइन इनवर्स तो हमेशा ही 1.57 या उससे छोटा होता था, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे सवालों के लिए ये चीज़ का काम है, ऐसे सवालों के लिए। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या इस साइन इनवर्स साइन 2 को मैं साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2 बोल सकता हूँ क्या यार? सोचो, वही तो बात है। अभी जो मैं आपको ग्राफ बताऊंगा ना तो आपको याद हो जाएगा सब। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, अभी सिर्फ सुनते चलो, सिर्फ सुनते चलो। और मैं हर बच्चे को ये रिकमेंड कर रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वाले ग्राफ को कम से कम 3 बार आपको देखना है, रिवाइंड करके कम से कम 3 बार देखना है। ये पहली बार अभी आप सुन रहे हो, इसके बाद 2 बार आपको और सुनना है, तब जाके आपको बेटा समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए ये चीज़ आपकी गई, उड़ जाएगी, समझ में नहीं आएगी, अटकेगा देर सवेर। लेकिन अगर अभी 2 बार इसको और सुनेंगे, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद 2 बार तसल्ली से और सुनना, गारंटी दे रहा हूँ समझ में आएगा। देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ, अगर मैं इसको π-2 लिखूँ, क्योंकि साइन ऑफ 180 - थीटा तो साइन थीटा होता है, तो लिख सकते हैं। तो इसको क्या मैं साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2 को क्या मैं π-2 बोल सकता हूँ क्या? आंसर क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि आप सोचो साइन इनवर्स साइन 2, ये जो साइन इनवर्स का आंसर है, ये जो साइन इनवर्स का आंसर है, वो साइन इनवर्स का आंसर हमेशा ही -1.57 से 1.57 के बीच में होना चाहिए। पाई होता है अंदाजे से कितना? 3.14। 3.14 में से आपने 2 हटा दिया तो बचा 1.14, आ रहा है 1.57 से छोटा। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? π-2 लिख सकता हूँ, है ना। ये साइन इनवर्स साइन 2 को मैंने ये लिखा और फिर ये लिखा। ऐसा क्यों लिखा अभी बताऊंगा। इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, ये पहला वाला आपका डब्बा हो गया, ये फर्स्ट वाला देखो डब्बा मैंने बना लिया π-x करके। अच्छा मान लो अगर साइन इनवर्स साइन 3 होता, अगर मान लो बेटा साइन इनवर्स साइन 3 होता, तो क्या इसका आंसर तुम 3 बोल देते क्या? इसका आंसर तुम 3 थोड़ा ना बोलते यार, 3 तो गलत है ना। साइन इनवर्स का आंसर कभी भी 3 थोड़ा ना हो सकता है। साइन इनवर्स का तो आंसर हमेशा ही 1.57 या उससे छोटा होता है। तो मैं बोलूँगा कि यार क्या इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या? साइन इनवर्स साइन ऑफ π-3। सोच के देखो π-3 क्या होता है? 3.14 - 3 0.14 होता है, तो दिस इज π-3। साइन इनवर्स साइन 3 सॉल्व हो के आएगा π-3। अभी आपको 2 दफ़े और सुनना है इसको, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सिमिलरली मान लो मैं आपको बोलता साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 4, तो साइन इनवर्स साइन 4 को 4 थोड़ा ना बोलते आप। साइन इनवर्स साइन 4 को 4 थोड़ा ना बोलते, 1.57 या उससे छोटा चाहिए। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं इसको भी लिख दूं साइन इनवर्स साइन ऑफ π-4, चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? अगर मैं π-4 लिखूं तो आप ज़रा सोचो बेटा ध्यान से, पाई होता है 3.14, 3.14 - 4 करोगे तो नेगेटिव में -0.8 के आसपास आएगा, और -0.8 के आसपास आएगा तो साइन इनवर्स की तो आंसर होता है, साइन इनवर्स का आंसर -1.57 से +1.57 के बीच में होना चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? π-4। इसका आंसर हमारे पास आ गया बेटा π-4। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा अगला, साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5। अगर साइन इनवर्स साइन 5 आपको बोला जा रहा है तो अब तक तो आप इस बात को मान चुके होंगे कि 5 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर 5 थोड़ा ना आ सकता है। साइन इनवर्स का तो आंसर क्या होना चाहिए था? हमेशा ही
1.57 या उससे छोटा होना चाहिए था। तो इस केस में बेटा, इस केस में मैं आपको बोलूंगा कि क्या आप पाई माइनस 5 लिख सकते हो क्या आप इसको पाई माइनस 5 लिख सकते हो क्या? पाई माइनस 5, अगर आप इसको बेटा पाई माइनस 5 लिखोगे तो जरा सोच के देखो, पाई होता है 3.14, 3.14 माइनस 5 जैसे ही आपने किया, 3.14 माइनस 5 आपने बेटा जैसे ही किया गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, माइनस 1.57 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो नहीं लिख सकते, ये तो नहीं लिख सकते। देखो कौन सा वाला डब्बा पकड़ूं, ये वाला डब्बा पकड़ के देखूं क्या? देखो इसको अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई, अगर मान लो मैं इसको ऐसा बोलूं, अगर मान लो बेटा मैं इसको ऐसा बोलूं, तो देखो साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई मैंने आपको बोला है, साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई क्या होगा? साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई को देखो, ये वाली चीज मैंने कैसे लिखी थी आपको आ रहा था ना समझ में? साइन ऑफ, अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स लिखता तो वो माइनस साइन एक्स होता, अगर मैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिखता तो माइनस साइन एक्स होता, तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ x माइनस 2 पाई, ताकि एक माइनस में और अंदर डाल दूं, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये साइन एक्स को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन एक्स को ही मैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, साइन एक्स को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस साइन एक्स को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस साइन एक्स को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा ये चीज़ मैं करता जाऊँगा, ठीक है ना। फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर मैं इसको साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई लिखूँ तो ज़रा सोच के देखो, 5 माइनस 2 पाई क्या होता है? 2 पाई होता है 6.28, और 5 में से अगर आप 6.28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस 1.28, जो कि माइनस 1.57 से बड़ा है, मतलब कि इसका आंसर विल बी 5 माइनस 2 पाई, इसका आंसर विल बी 5 माइनस 2 पाई। तो बेटा जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं अभी आपको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बेटा एक सेकंड के लिए ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ये वाला बेटा अपन अपना पोर्शन मिटा देते हैं, अपन ग्राफ अपना यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। उधर अगर बनाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, उधर जगह ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ा बनाते नहीं बनेगा, इधर पे अपन अपना ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास बेटा ग्राफ है, ये π/2 वाली लाइन है, ये माइनस π/2 लाइन है, दिस इज π/2, दिस इज माइनस π/2। और आपको एक बात दिखाई दे रही है कि यार ये जो लाइन होती है ये y इक्वल टू x वाली लाइन होती है, यहाँ π/2 से माइनस π/2 के बीच में, ठीक है ना। माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये लाइन कौन सी होती है? y इक्वल टू x वाली लाइन होती है, ये बात मुझे पता है, मैंने अभी अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था कि y इक्वल टू x वाली लाइन कहाँ चलती है? माइनस π/2 से π/2 में चलती है, क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर जो भी होगा वो इसी के तो बीच में आना चाहिए। तो y इक्वल टू x कब आएगा? जब वो इसके बीच में होगा। इसके बाद का बेटा जो ग्राफ होता है ना, ये π/2 तक हो गया, इसके बाद का बच्चों ग्राफ ऐसा होता है, इसके बाद का जो बेटा ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके का, जहां पर ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला पॉइंट बच्चों होता है 3π/2, ठीक है। इसके बाद वाला ग्राफ मतलब π/2 से 3π/2 तक ऐसी लाइन होती है। अच्छा सोच के देखो, आपने बेटा क्लास 11th में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आप जरा सोच के मुझे बताओ यार, ये पाई से पास हो रहा है और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप देखो, अगर ये वाली लाइन का स्लोप y इक्वल टू x था, अगर बेटा ये वाली लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू x था, तो ये वाली लाइन का स्लोप माइनस x है। या चलो अगर मैं बोलता हूँ, किसी बच्चे को मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए नहीं भी समझ में आ रहा कि सर मुझे स्लोप तो नहीं आया समझ में, मैं आपको ये बोलता हूँ बेटा आप तो ऐसा करो, स्ट्रेट लाइन में आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, आपने स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, आप तो 2 पॉइंट फॉर्म से लगा लो कि ये वाला देखो पॉइंट है π/2 π/2, ये वाला आपके पास बेटा पॉइंट है 3π/2 माइनस π/2। 2 पॉइंट्स आपको पता है, 2 कोऑर्डिनेट पता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लो। आप जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेटा लिखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि इसका स्लोप x है तो इसका स्लोप आएगा माइनस x, अगर इसका स्लोप x है मतलब अगर इसका स्लोप +1 है तो इसका स्लोप आएगा -1, तो ये -x होगा। और देखो ये पाई वाली लाइन से पास हो रहा है, ठीक है ना, ये पाई वाली लाइन से पास हो रहा है। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर पाई लिख दूँ, सॉल्व करके देख लेना आ जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये पाई माइनस x वाली लाइन है, तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या y इज इक्वल टू पाई माइनस x में? अगर x की वैल्यू मैं पाई रखता हूँ तो y 0 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं x की वैल्यू π/2 रखता हूँ तो y π/2 आएगा, बिल्कुल सही है।
अगर मैं x की वैल्यू 3π/2 रखता हूँ तो y -π/2 आएगा, बिल्कुल सही। ये वाली जो लाइन है बेटा, दिस इज y = π-x। ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज y = π-x। और इसके जस्ट उधर जो बेटा लाइन होती है, इसके बेटा जस्ट इधर जो लाइन होती है वो ऐसी लाइन होती है, इस तरीके की बेटा लाइन होती है। देखो ये -π/2 है, ये वाला पॉइंट है -π, और ये आपके पास बेटा जो पॉइंट है दिस इज -3π/2। और सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका भी स्लोप -1 होगा। तो ये वाली जो बेटा लाइन होगी, दिस लाइन, दिस इज y = -π-x। रख के देख लो, अगर आप x की वैल्यू -π रखोगे तो y 0 आएगा, अगर आप x की वैल्यू -π/2 रखोगे तो y -π/2 आएगा यहाँ पर, अगर आप x की वैल्यू -3π/2 रखोगे तो y π/2 आएगा ऊपर। ठीक है, हमको बेटा ये ग्राफ याद होना चाहिए, हमको ये वाला बच्चों ग्राफ याद होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये है बेटा कि अगर मुझे ग्राफ याद है ना तो मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर मुझे ग्राफ ही नहीं याद ना तो मेरा सवाल अटक जाएगा। जैसे देखो पहला जो क्वाड्रेंट था, पहले क्वाड्रेंट में आपने क्या लिखा, sin x का sin x ही लिखा है, y = x वाली आपने लाइन बनाई। लेकिन जैसे ही बेटा आप ये देखो इधर आए, ये आप इधर बेटा जैसे ही आए ये वाले पॉइंट पे देखो, तो यहाँ पर आपके पास देखो आपने कौन सा वाला फॉर्मेट यूज़ किया बेटा, π-x वाला फॉर्मेट यूज़ किया। ये जो π-x वाला मैंने फॉर्मेट लिया होता है, ये वाला आपने फॉर्मेट यूज़ किया। आप जैसे ही आप उधर गए तो देखो ये -π-x वाली आपने चीज़ यूज़ की। ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये -π-x वाली चीज़। जनरली जो बेटा देखो हमको जो यूज़ आता है ना, हमारे जेई के सिलेबस में, वो सिर्फ इन 3 ब्रांचेस का यूज़ आता है। हमको हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इन 3 ब्रांचेस का यूज़ आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको इसके आगे भी कभी यूज़ आ जाए बेटा, तो आप बोल ही सकते हो ना कि यार एक ऐसी लाइन होगी, अगर ये वर्टिकल पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3π/2 के बाद ये 2π से पास हो रही होगी। वैसी एक लाइन इधर भी आप नीचे बना सकते हो, इधर भी आप नीचे बना सकते हो। ये वाला कौन से पॉइंट से पास हो रहा होगा, -2π से पास हो रहा होगा। बहुत आसान से पॉइंट्स है ना। स्ट्रेट लाइन का तो मैं इक्वेशन लिख ही सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये वाली ब्रांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्रांच। ये बेटा सेकेंड ब्रांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बेटा ये थर्ड ब्रांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 ब्रांचेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली ब्रांच ना भी याद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब कि बेटा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है y = sin इनवर्स sin x, अगर आपके पास लिखा हुआ है y = sin इनवर्स sin x, तो ये बात 100% श्योर है कि यार हर डोमेन पे x की हर वैल्यू पे ये आपके पास डिफाइंड होना चाहिए। और इसका क्योंकि आगे साइन इनवर्स लगा हुआ है तो इसका फाइनल आंसर कभी भी -π/2 और π/2 के बाहर नहीं जा सकता। तो साइन इनवर्स sin x की वैल्यू होगी -π-x। कब, जब ये -3π/2 से -π/2 में होगा, when x belongs to -3π/2 से -π/2। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी y = x, इसकी वैल्यू होगी y = x जब ये when x belongs to -π/2 से लेकर π/2 तक, ये वाले ब्रांच में। फिर इसकी वैल्यू होगी बच्चों π-x, इसकी वैल्यू होगी π-x जब ये होगा बेटा x belongs to π/2 से 3π/2 तक। ये आपके पास बेटा ब्रांचेज आएंगी। ठीक है ना, अपन थोड़ा सा ये वाला पोर्शन मिटा लेते हैं, इसका अपने को फिलहाल उतना यूज़ नहीं है। समझाने के लिए बेटा मैंने आपको वो बताया था, फिलहाल आप उसको मिटा सकते हो। ठीक है ना, फिलहाल के लिए अपन उसको मिटा सकते हैं। तो इससे आप देख रहे हैं कि देखिए आंसर्स में कैसे फ़र्क पड़ता है। फ्लो में जब शुरू में हम पढ़ते थे तो हम कई बार बोल जाते थे कि साइन इनवर्स साइन 2 की तो वैल्यू 2 है। 2 नहीं है बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यार ये तो साइन इनवर्स है, ये तो 1.57 से छोटा होता है, 2 तो 1.57 से बड़ा है, तो मैंने उसको चेंज किया। अब आप इस ग्राफ में देखो, ये π/2 है, इसके बाद बेटा 2 आपके पास देखो ये 1.57 है, 2 यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ 2 होगा, ये पाई है 3.14 तो 3 भी यहीं पर होगा कहीं पे, उसके बाद पाई आएगा, उसके बाद ये कहाँ तक जा रहा है 3π/2 तक जा रहा है, 3π/2 तक जा रहा है, मतलब पाई है 1.57 इंटू 3,
तो 1.57 इंटू 3 अगर आप, सॉरी पाई है बेटा 3.14 इंटू अगर आप 3 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 9 के आसपास, और बाय 2 करोगे तो 4.5 के आसपास। मतलब कि पाई के बाद एक 4 वाला भी पॉइंट आएगा यहीं पे। तो आप देख पा रहे हो कि यार 2 पर कौन सी ब्रांच चल रही है, देखो ये पाई माइनस एक्स वाली, इसलिए आंसर पाई माइनस 2 आया था। जब आप x को 2 रख रहे थे तो आंसर आया था पाई माइनस 2। जब आप x को 3 रख रहे थे तो आंसर आया था पाई माइनस 3। जब आप x को 4 रख रहे थे तो आंसर आया था पाई माइनस 4, क्योंकि वो ये वाली ब्रांच चल रही थी। लेकिन जैसे ही बेटा आपने x को 5 रखा तो ब्रांच चेंज हो गई। अब जैसे ही आपके पास ब्रांच चेंज हुई तो ये वाली बेटा जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, इसको आंसर को देख के क्या लग रहा है, ये वाली ब्रांच जरूर x माइनस 2 पाई की होगी। ये वाली जो ब्रांच है ये जरूर x माइनस 2 पाई की होगी। तभी तो जब मैंने बेटा x को 5 रखा तो 5 माइनस 2 पाई आंसर आया। अगर आप देखो निकालोगे साइन इनवर्स साइन 6 तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए बेटा, साइन इनवर्स साइन 6 का। जैसे ही आप इसमें देखेंगे साइन इनवर्स साइन 6 के लिए तो आप इसमें बोलेंगे कि यार इसका आंसर 6 तो मैं दे नहीं सकता, तो मैं पाई का मल्टीपल ढूंढना चालू करूंगा अपने आसपास। तो मैं बोलूंगा यार 2 पाई जो होता है वो 6.28 होता है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 माइनस 2 पाई। तो यहां से आंसर आएगा आपके पास 6 माइनस 2 पाई। ठीक है ना, यहां से बेटा आपके पास आंसर आएगा 6 माइनस 2 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 2 पाई, क्योंकि वो भी इसी ब्रांच में होगा। ये 3 पाई बाई 2 है। यहां पर बेटा आपके पास देखो, यहां पर आपके पास था पाई, फिर ये 3 पाई बाई 2 यहां पर आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई, फिर उसके पास आ जाएगा बेटा आपके पास 5 पाई बाई 2 तक। ये जो डिफाइंड है ये 5 पाई बाई 2 तक डिफाइंड है ना। तो आपके पास आप देख सकते हैं जो 6 वाला भी पॉइंट है, 6 वाला भी पॉइंट यही होगा, 5 वाला भी पॉइंट यही होगा। सारा आसान सा चीज़ है बेटा, ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी एक तरीका होता है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि तरीका क्या होता है आंसर लिखने का। ये ब्रांचेज में आप आंसर लिखते कैसे। जब भी बेटा हमारे पास पाई का ऑड मल्टीपल होता है, जब भी बेटा पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो ऑड मल्टीपल पहले आता है। जब भी पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो ऑड मल्टीपल हमेशा पहले आता है। जब भी बेटा हमारे पास पाई का इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल हमेशा बाद में आता है। इवन मल्टीपल बेटा हमेशा कब आता है, बाद में आता है। आप देख लो, अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल पहले आएगा, अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल पहले आएगा, लेकिन अगर इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल बाद में आएगा, इवन मल्टीपल बाद में आएगा। ठीक है, ये बेटा आपका इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन का अगर आपके पास बेटा ग्राफ आएगा तो ये इसको याद रखने का तरीका है आपके पास। ऑड मल्टीपल हमेशा पहले आएगा और इवन मल्टीपल बच्चों जो होगा वो हमेशा ही आपके पास बाद में आएगा। ठीक है, इमेजिन करो अगर मैं किसी बच्चे को एक सवाल दे दूं कि यार आप तो सर मुझे बताओ साइन इनवर्स साइन 17 क्या होगा। मान लो बच्चों मैं आपको सवाल दे दूं कि आप मुझे बताओ साइन इनवर्स साइन 17 क्या होगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि 17 के आसपास पाई का मल्टीपल क्या होता है, तो पाई होता है 3 के आसपास, पाई होता है 3 के आसपास। आप जरा सोच के देखो 3.14 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 15.7 अराउंड। और अगर इसी 3.14 को मान लो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो ये आ जाता 18.14 इंटू बेटा आप 6 को 18.84 के आसपास आ जाता। अब आप जरा सोच के देखो, आपको पूछा जा रहा है 17, आपको बेटा अगर 17 पूछा जा रहा है तो आपको आंसर फाइनल क्या रखना है, फाइनल आंसर शुड बी लेसर देन 1.57। फाइनल आंसर 1.57 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स की आप वैल्यू निकाल रहे हो। तो अगर मैं 17 में से 15.7 माइनस करूंगा तो 1.3 के आसपास बचेगा, लेकिन अगर मैं 18.84 में से 17 माइनस करूंगा तो 1.84 बचेगा। मतलब ये आप नहीं ले सकते, आपको ये वाला लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर पाई का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल, 5 है ऑड मल्टीपल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 पाई माइनस 17 और फाइनल आंसर विल बी 5 पाई माइनस 17। ठीक है ना बेटा, फाइनल आंसर विल बी 5 पाई माइनस 17। बहुत इजी सा बेटा ये कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अपन बेटा अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, कुछ अपन सवाल और करते हैं।
इससे आपकी ताकि बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो पाए। बाकी इसमें जो अच्छे सवाल होंगे वो तो मैं करवाऊंगा ही, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए और सवाल दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन इनवर्स साइन 12, मान लो लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 12। अब 12 क्या होता है बेटा, 4 पाई के पास होता है, 12 होता है 4 पाई के पास, और 4 क्या है, एक इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल बाद में आता है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर क्या बोल सकता हूँ, इसका आंसर आएगा 12 माइनस 4 पाई, इसका आंसर आएगा 12 माइनस 4 पाई, क्योंकि 4 पाई जो होता है वो 12 के पास होता है। सिमिलरली बेटा मान लो अगर आपके पास अगला सवाल लिखा हो साइन इनवर्स साइन 21, अगर आपके पास बेटा लिखा हो अगला सवाल साइन इनवर्स साइन 21, तो 21 किसके पास होता है, 7 पाई के पास होता है 21। तो अगर 7 पाई के पास बेटा 21 होता है और 7 क्या है, एक ऑड मल्टीपल है, तो इसका आंसर आएगा 7 पाई माइनस 21। सिमिलरली मान लो बेटा अगर आपके पास सवाल हो साइन इनवर्स साइन 314, साइन इनवर्स साइन 314, तो 314 क्या होता है, 100 पाई के पास होता है। 314 जो बच्चों होता है दैट इज क्लोजर टू 100 पाई, क्योंकि पाई 3.1415 इस तरीके का कुछ होता है। तो 100 पाई जब आप करोगे तो वो आ जाएगा 314 पॉइंट समथिंग। तो अगर 100 पाई होता है तो 100 एक इवन मल्टीपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 314 माइनस 100 पाई। ठीक है ना, इसका आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 314 माइनस 100 पाई। बहुत इजी सा बेटा ये पॉइंट है, और आई होप कि यार आपको ना ये वाली सारी की सारी बेटा चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जैसा मैंने आपको बोला ही है कि जैसे ही मैं ये वाले पोर्शन को बेटा ख़त्म करूँगा, आप कम से कम दो बार बेटा आप इसके ग्राफ को शुरू से देखेंगे। जैसे ही मैंने 0.7 पढ़ाना बेटा स्टार्ट किया था, आप कम से कम 2 बार इसके ग्राफ्स को चेक करेंगे कि हमने ये सही देखा है नहीं देखा, अब सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बेटा, पहली बार में इस सारी की सारी चीज़ों को समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन विथ प्रैक्टिस एंड विथ टाइम आपको बेटा चीज़ें याद हो जाएंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास देखो, मेरे पास बेटा कभी भी अगर साइन इनवर्स का फंक्शन आता है ना, जो मेरे को याद है कि साइन इनवर्स साइन अगर मुझे दिया हुआ है तो सॉल्व करने के लिए मुझे जितने का काम है मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या याद होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। कभी भी अगर मान लो बेटा थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो अप्रोच क्या रखना है मैं आपको समझा देता हूँ। आप तो यार चुपचाप ग्राफ बनाओ, आपको पता है साइन इनवर्स है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो आप ये 2 लाइंस बना लो। और आपको जो याद रखनी है चीज़ वो सिर्फ ये वाली 3 ब्रांचेज आपको याद रखनी है कि ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है और ये तीसरी ब्रांच है। दैट्स इट। मुझे सिर्फ ये 3 ब्रांच याद होनी चाहिए। ये मुझे पता है कि यार ये वाला जो है ये π/2 का पॉइंट है, ये वाला जो है ये -π/2 का पॉइंट है, -π/2 से π/2 तक ये x चलता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पाई का आएगा, यहाँ पर ये 3π/2 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कौन सी ब्रांच, π-x की ब्रांच। और यहाँ पर ये -π/2 था, ये -π आएगा। दिस ब्रांच विल बी -π-x। इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप +1 है। मुझे तो कभी भी सवाल आएगा तो मैं तो यार ये बना के बैठ जाऊँगा इस केस में, ताकि मेरा सवाल अटके नहीं। ठीक है ना, अगर बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना भी याद है तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर मुझे इतना भी याद है तो मेरा काम चल जाएगा। अब क्योंकि हमने बेटा साइन इनवर्स साइन कर लिया, तो 8वां जो ग्राफ है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपको साइन इनवर्स साइन समझ में आता है तो कोसेक इनवर्स कोसेक, कोसेक इनवर्स कोसेक बहुत ईजी है। इसको कराने में मुश्किल से मुझे 1 मिनट लगेगा। अगर आपको साइन इनवर्स साइन क्लियर है तो कोसेक इनवर्स कोसेक सेम ग्राफ होगा। सबसे पहली बात सेम ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ बेटा यही आएगा जो आपने यहाँ बनाया। और सेम ग्राफ के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है, कोसेक एक्स लिखा हुआ है। अगर बच्चों अंदर कोसेक एक्स लिखा हुआ है तो आपको पता है कि यार जब अंदर साइन एक्स लिखा होता था तो साइन एक्स हर जगह डिफाइंड होता था, लेकिन क्या कोसेक एक्स हर जगह डिफाइंड होता है क्या? कोसेक एक्स बेटा कभी भी एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि साइन ऑफ एन पाई 0 होता है तो कोसेक ऑफ एन पाई हमेशा अनडिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। तो आपको ये बात समझनी है बेटा कि बस इसके ग्राफ में इन पॉइंट्स पे हॉलो आ जाएगा, इन पॉइंट्स पे बेटा हॉलो आ जाएगा, बस
बस इतना ही अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी सब वही है। बाकी बेटा पूरी की पूरी चीज़ वही है कि कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी, कोसेक एक्स की बेटा वैल्यूज़ आ जाएंगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू -1। और उसके आगे कोसेक इन्वर्स लगा हुआ है तो कोसेक इन्वर्स का जो आंसर होगा, कोसेक इन्वर्स का आपके पास आंसर आ जाएगा -π/2 क्लोज्ड से 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से π/2 क्लोज्ड। ठीक है ना, ये वाले बेटा हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। आसान आसान सा है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजी है। ठीक है, यहाँ पर आप बेटा देखिए, यहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो आपके पास साइन इनवर्स साइन था, अगर आप ग्राफ भी देखते बेटा, अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा कवर्ड भी होता तो साइन इनवर्स साइन क्या होता, एक पीरियोडिक फंक्शन होता। पीरियोडिक फंक्शन क्यों होता बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन इसलिए होता क्योंकि आप देख सकते हैं दैट द ग्राफ इज रिपीटिंग, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका पीरियड क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पीरियड आएगा 2π का, आफ्टर एवरी 2π इंटरवल, आफ्टर एवरी 2π इंटरवल बेटा आपका जो ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये ग्राफ भी क्या है, बाउंडेड है, ये ग्राफ भी बाउंडेड है, और उसके अलावा ये ग्राफ भी क्या है, ऑड है। ऑड है क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, बाउंडेड है क्योंकि दो वैल्यूज के बीच बंधा हुआ है, और पीरियोडिक है विद अ पीरियड ऑफ 2π। यही तीन प्रॉपर्टीज इसकी भी है, सेम की सेम बेटा तीन प्रॉपर्टीज इसकी भी हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बेटा इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको बेटा अच्छे से बहुत ही बढ़िया से हाल आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ nπ वाले जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा nπ वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें हॉलो आएगा, बाकी आपका ग्राफ सेम है, वैल्यूज आपको सेम तरीके से मिलेंगी। कोसेक इनवर्स कोसेक 1 होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक 2 π-2 होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक 3 π-3 होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक 4 π-4 होगा, सेम चलेगा। ठीक है, तो इसके साथ बेटा ये वाले दो ग्राफ हमने ख़त्म कर लिए। अब कॉस इनवर्स कॉस, सेक इनवर्स सेक, टैन इनवर्स टैन और कॉट इनवर्स कॉट, ये 4 ग्राफ बचे। 8 ग्राफ कर लिए हमने, 4 ग्राफ बेटा हमको करने बचे हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ज़रूर इसको कम से कम 2 बार आप देखिए अगर आप इसमें अच्छे से कमांड लाना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ज़रूर बेटा कि आपके क्लास में अगर कभी भी आपने पहले इस चीज़ को पढ़ा है, अगर आज इस लेक्चर के बाद आपको ये चीज़ थोड़ी बेहतर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। होमवर्क बेटा जो आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। सवाल बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।